आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो दिन था वहां पर हमने 5 क्लासेस आपको फाइनली अपलोड कर दी है, जिसमें एन फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन और फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो पीवाईक्यू का हम सेशन लेने जा रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे और इसको सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पीवाईक्यू के पहले सवाल के साथ। तो ये देखिए हमारा पहला सवाल है। तो देखिए इस सवाल में बच्चों क्या पूछने की कोशिश किया है, 25 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसको एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KI से रिएक्शन कराया। आयोडीन जो इस रिएक्शन के माध्यम से बनी, इसको खत्म करने के लिए 20 ml 0.3 नॉर्मल सोडियम हाइपो सॉल्यूशन, ये हाइपो सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट, इसका इस्तेमाल किए। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। पहला देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का I- से रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, ये बच्चों देखिए क्या दिया आपको, आयोडीन, और इसी आयोडीन का पूरा इस्तेमाल आपने दूसरे रिएक्शन में कर लिया और हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसको पूरा कंडक्ट कराया। और कितना हाइपो सॉल्यूशन इस्तेमाल हुआ, 20 ml 0.3 नॉर्मल। अब बच्चों देखिए दूसरे रिएक्शन के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। और बच्चों ये आयोडीन सारा का सारा यहां से आ रहा है पहले रिएक्शन से, तो पहले रिएक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो बन रहा है पहले रिएक्शन में इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। बच्चों इन दोनों का मिली इक्विवेलेंट तो बराबर होगा, तो यहां पर हमने लिखा मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। और यहां इससे क्या लिख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो बच्चों मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 क्या लिखेंगे, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अब देखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 तो हम लोग निकाल सकते हैं, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मैलिटी दी है 0.3 और वॉल्यूम कितना है 20, ये आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 2 माइनस। और H2O2 का नॉर्मैलिटी आपको निकालनी है, वॉल्यूम कितना देके रखा सवाल ने, 25, तो देखिए हमने 25 रख दिया, तो यहां से नॉर्मैलिटी आप स्ट्रेट अवे निकाल लेंगे। और बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय 5.6। तो यहां से आप नॉर्मैलिटी निकालेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, नॉर्मैलिटी इंटू 5.6। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। और आपको पता है जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अगर मोलारिटी के टर्म्स में देना है तो क्या लिखेंगे, मोलारिटी इंटू 11.2। तो ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और बच्चों इस खास रिएक्शन को, ये खास जो टाइट्रेशन है इसका नाम होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था बच्चों आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। जहां पर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है बच्चों, एक रिएक्शन होता है जहां से आयोडीन निकलता है, फिर इस निकले हुए आयोडीन को एक हाइपो सॉल्यूशन से जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब दो भाग में इस काम को कराते हैं, इसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था इस लिहाज से। अब चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों हम लोग का अगला सवाल, कंसिडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विथ एसिडिफाइड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, diphenylamine as indicator, the number of moles of moher salt required per mole of dichromate। अब बात को बच्चों समझिएगा, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस .6H2। एक मोल मोहर सॉल्ट में एक मोल Fe2+ होता है। तो यहां आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में अगर एक मोल मोहर सॉल्ट लेंगे तो वहां पर Fe2+ आपको एक मोल मिलेगा, यही हमने लिखा है। अब डाइक्रोमेट के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इस मोहर सॉल्ट, देखिए बच्चों डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये Fe2+ को ऑक्सीडाइज करता है और जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज करेगा डाइफिनाइलअमीन अपना कलर चेंज कर लेता है। तो डाइफिनाइलअमीन जब कलर चेंज करता है तो डाइक्रोमेट Fe2+ को ऑक्सीडाइज करता है Fe3+ में। तो ये हमने बच्चों रिएक्शन में लिख दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस।
मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट को क्या लिखेंगे? मोल। यहां बोला है कि पर मोल डाइक्रोमेट, तो कितना डाइक्रोमेट आप यूज करें? 1 मोल। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। तो आप जानते हैं डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6 होता है, तो 6 लिख दिया। इसी प्रकार मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ को क्या लिखेंगे? मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। एन फैक्टर Fe2+ का देख सकते हैं, +2 से जा रहा है, +3 तो एन फैक्टर 1 होगा, तो यहां 1 लिख दिया। बहुत सरलता से यहां पे मोल ऑफ Fe2+ 6 आ गया। और बच्चों Fe2+ अगर 6 मोल है, तो बच्चों अगर एक आयरन है तो 1 मोहर सॉल्ट है, तो 6 आयरन होगा तो 6 मोहर सॉल्ट होगा। तो अगर 6 मोल Fe2+ है तो मोहर सॉल्ट भी 6 मोल ही होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और ये हमने इसमें इंडिकेटर भी इस्तेमाल किया और ये रेडॉक्स का प्रोसेस भी। अब चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। बच्चों देखिए यहां पर आपको एन aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम KiO3 पोटेशियम आयोडेट मोलर मास दिया है, was treated with excess of Ki. The solution was acidified with HCl. The liberated iodine consumed 45 ml of hypo solution to dechlorize starch iodine solution. Calculate the molarity of hypo solution. ये again आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन IIT JEE का वन ऑफ द फेवरेट। आयोडोमेट्रिक मतलब एक रिएक्शन से आयोडीन निकालेंगे, फिर आयोडीन को अगले रिएक्शन में हाइपो सोल्यूशन यानी H2O3 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो बच्चों देखिए यहां जो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें, आपको KiO3 का मास दिया है, तो अगर आप मोल निकाले KiO3 का तो इसको आप लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और बच्चों एक KiO3 है तो IO3 भी एक ही होगा, तो यही सेम मोल हो जाएगा IO3- का। तो हमने रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर हमने इसको आयनिक फॉर्म में लिखा है, IO3- प्लस I- प्लस H प्लस गिविंग यू आयोडीन। अब बच्चों आप देखिए हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। बैलेंस करने के पीछे कारण था, इससे सवाल थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है। हम मिली इक्विवेलेंट से भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसलिए हमने बैलेंस कर लिया। तो देखिए अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन दें, और बैलेंस करना बहुत आसान है। यहां पर आप देखिए आयोडीन कैसे बैलेंस करना है, अभी हम आपको बता दें। यहां पर आयोडीन +5 में है, यहां पर आयोडीन -1 में है, तो आप देखें IO3- का एन फैक्टर 5 है, 5 का चेंज है, I- का एन फैक्टर 1 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, टोटल आयोडीन 6 हो जाएगा, 5 इधर से 1 इधर से 6, तो यहां पे 3 लगा दीजिएगा, 3 2 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन में देखिए अगर 1 मोल IO3- है तो 3 मोल आयोडीन है, और आप जानते हैं IO3- क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर I- आपने बच्चों क्या लिया है? एक्सेस लिया हुआ है, तो ये अपना IO3- लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो अगर बच्चों ये 0.1/214 है तो ये 0.3/214 मोल हो गया। अब ये सारा आयोडीन आप यहां यूज कर रहे हैं। अगला इक्वेशन भी हमने बैलेंस किया हुआ है, तो बच्चों यहां पर आयोडीन का मोल पता है, हाइपो का मोल पता कर सकते हैं। अगर आयोडीन का 1 है तो हाइपो का 2 है, H2O3 का 2 है, यानी ट्वाइस है, तो मोल ऑफ H2O3 इज ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ आयोडीन। और मोल ऑफ आयोडीन तो आपको बच्चे अब पता ही है, तो बस अब देखिए आपको क्या करना है। हमने क्या किया? 2 इंटू मोल ऑफ आयोडीन किया, और मोल ऑफ H2O3 को क्या लिखेंगे बच्चों? मोल क्या होता है? मोल होता है, अब मोलारिटी को अगर वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलारिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल आएगा, और मिली मोल को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा। तो यहां पर मोल ऑफ H2O3 निकालने के लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml किए तो मिली मोल आया, 1000 से डिवाइड किए तो मोल आ गया। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपको मोलारिटी की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। बच्चों यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने मिली इक्विवेलेंट से इसको क्यों नहीं सॉल्व किया। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर जो आयोडीन है इसका अगर आप एन फैक्टर देखेंगे, आयोडीन का यहाँ एन फैक्टर 5/3 होता है, और यहां पर आयोडीन का एन फैक्टर जो है ये होता है 2। जब बच्चों एन फैक्टर दो अलग अलग जगह, देखिए आयोडीन यहीं से निकाल के यहां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एन फैक्टर की वैल्यूज देखिए डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली यहां से जो मिली इक्विवेलेंट होगा उसको यहां यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर नहीं जाने की जरूरत है, जहां पर एन फैक्टर डिफरेंट हो जाते हैं हम लोग बैलेंस करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे तो अच्छे से आपको आएगा।
अब देखिए अगला सवाल है, ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल देखने में लगता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में हो जाएगा। देखिए यहां पहले सवाल इतना डरा देता है आईआईटी का, जबकि होता कुछ नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं सवाल ने क्या बोला, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजीन सल्फेट N2H6SO4 was dissolved in 100 ml of water. 10 ml of this solution was reacted with excess of FeCl3 and warmed to complete the reaction. बच्चों यहां पर बहुत सिंपल हम आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है। हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजीन सल्फेट है इससे आपको हाइड्रोजीन मिलता है। इस हाइड्रोजीन को फेरिक सॉल्यूशन से देखिए रिएक्शन कराया, क्या बना है, नाइट्रोजन प्लस फेरस। ये जो फेरस बन रहा है, इस फेरस को फिर परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराए हैं और इसमें Mn2+ और फेरिक बन रहे हैं। आप यहां पर देखिए आईआईटी ने बैलेंस्ड इक्वेशन दिया, ध्यान से देखेंगे आईआईटी ने बैलेंस्ड इक्वेशन दिया है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन से देखिए आप क्या लिख सकते हैं। अगर आप पहले रिएक्शन को देखें, इस बैलेंस्ड इक्वेशन में आप पहले रिएक्शन को देखें बच्चों, जितना Fe3+ अगर 4 है तो Fe2+ भी 4 है और हाइड्रोजीन 1 है, तो मोल ऑफ Fe2+ मोल ऑफ Fe3+ के बराबर है और ये 4 टाइम्स होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजीन के, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजीन है तो 4 Fe3+ है। अच्छा, अगले रिएक्शन में देखें, अगर MnO4- बच्चों 1 है तो Fe2+ 5 है, यानी Fe2+ MnO4 का 5 टाइम्स है। तो आप लिख सकते हैं मोल ऑफ Fe2+ इज 5 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ MnO4-। और MnO4- का मोल दिया हुआ देखिए 50 लिखे, ये 5 है बेसिकली। मोल ऑफ KMnO4 दिया हुआ है, जितना KMnO4 होगा उतना ही MnO4 होगा। यहां पे 20 ml 5 मोलर है, तो बच्चों जब आप 20 × 5 करेंगे तो मिली मोल आएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली मोल। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, ये 5 तो था एज इट इज हमने लिखा, और ये जब 20 × 5 किए तो मिली मोल आया, 1000 से डिवाइड किए तो मोल आ गया। तो देखिए रिलेशन आ गया। अब यहां से बच्चों आपको मोल ऑफ N2H4 पता चल जाएगा इस रिलेशन से, क्योंकि आपको Fe2+ का मोल आ गया। तो N2H4 का आपने मोल निकाल लिया 0.125। और ये जो N2H4 है बच्चों, ये किसमें है, 10 ml में है। अब बात समझिए, 10 ml में है और पूछा किसमें, 1 लीटर। तो बच्चों जब 10 ml में इतना मोल होगा तो 1000 ml में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12.5 मोल। और बच्चों जितना मोल N2H4 होगा उतना ही मोल N2H6SO4 भी होगा, आप स्टोइकियोमेट्री से देख सकते हैं। तो उतना ही मोल N2H6SO4 भी है, तो आपको मोल आ गया। आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमको स्टोइकियोमेट्री से सवाल को हल करना था, जबकि लंबा चौड़ा है सवाल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से हमने सॉल्व किया है, एक बार हम और रिवाइज करें सो दैट आपको क्लियर हो। यहां ध्यान से देखें, 4 Fe3+ है तो 4 Fe2+ है और एक N2H4 है, यानी Fe2+ Fe3+ के मोल बराबर है और वो 4 गुना है N2H4 के। अब देखिए अगला इक्वेशन, अगर एक MnO4- है तो 5 Fe2+ है, यानी Fe2+ के मोल 5 टाइम्स हैं MnO4 के। तो हमने लिखा Fe2+ के मोल 5 टाइम MnO4। MnO4 के मोल हमको पता है कैसे, मिली मोल दिया है, 20 × 5 100 मिली मोल, और मिली मोल को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा, और 5 से यहां पे देखिए मल्टीप्लाइड है। इस पूरे से आप मोल ऑफ N2H4 निकाल लेंगे। जब मोल ऑफ N2H4 निकालेंगे तो 0.125 आएगा। ये 10 ml में है तो 1000 ml के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.5 आए। और जितना N2H4 होगा उतना ही N2H6SO4 होगा। N2 की स्टोइकियोमेट्री आप देख सकते हैं, तो आपको मोल पता लग गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, देखने में इतना हैवी लगता है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल डबल टाइट्रेशन, अभी हमने जो लेक्चर 4 लिया है, क्लास 4 लिया है, उसी में हमने डबल टाइट्रेशन आपको समझाया और उसी पर आधारित ये सवाल है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 देखिए क्या बोल रहा है, in the titration of sodium carbonate with HCl using methyl orange indicator, the volume required at the equivalence point is twice that of the acid required using phenolphthalein indicator। बात आप समझें, स्टेटमेंट 1 बच्चों क्या कह रहा है हम आपको बता। देखिए स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है, जब आप मिथाइल ऑरेंज के साथ डायरेक्टली, मान लीजिए आपके पास सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है और आपने डायरेक्टली मिथाइल ऑरेंज यूज कर लिया, तो मिथाइल ऑरेंज तभी कलर चेंज करता है येलो से रेड
जब सारा का सारा सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन हो जाएगा। फिनोप्थलीन कब करता है? जब सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। और मिथाइल ऑरेंज कब करता है? जब सारा बेस खत्म हो जाता है, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे, याद हो आपको डबल टाइट्रेशन में। तो ये जब रिएक्शन करेगा 2HCl, तो पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनिक एसिड मिलेगा। अब आप बात समझिए, यहां पर अगर ये एक है तो ये दो है, और अगर आपने यही फिनोप्थलीन के साथ यूज किया होता, अगर आपने मिथाइल ऑरेंज की जगह फिनोप्थलीन यूज किया होता, तो जो सोडियम कार्बोनेट आप इस्तेमाल करेंगे वो एक ही सोडियम रिप्लेस होगा, यानी ये कन्वर्ट होगा NaHCO3 और NaCl में। तो आप बात समझें, जब आप फिनोप्थलीन यूज करते हैं तो 1 मोल, और जब मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो 2 मोल, यानी ट्वाइस। और यही बोल रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज जब यूज करते हैं तो ट्वाइस यूज करते हैं HCl इन कंपैरिजन टू अगर आपने फिनोप्थलीन यूज किया होता। द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। चलिए अगले स्टेटमेंट की बात करें। 2 moles of HCl are required for the complete neutralization of 1 mole of sodium carbonate। अभी हमने रिएक्शन लिख के दिखाया, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही तो है, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इंडिकेटर्स का वहां पर बताना होगा कि किस प्रकार से इंडिकेटर चेंज करता है कलर। जब फिनोप्थलीन यूज करते हैं तो एक सोडियम रिप्लेस होता है तब चेंज करता है, और जब मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो दोनों सोडियम जब रिप्लेस होता है तब करता है। ये बेसिक रीजन स्टेटमेंट 2 ने नहीं दिया है, इसलिए दोनों सही तो है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। ओके, तो देखिए डबल टाइट्रेशन का बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल। तो ये जो कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल थे, हमने इसको अपने समय की सीमा रहते जो भी समय था उसमें हमने लाने का सारा प्रयास किया, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो ये था आज का मेरा डे 1, जहां पर हमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट, पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपके सामने रखा, इलस्ट्रेशन रखे, थ्योरी रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखा। बच्चों कल अगेन, कल डे 2 है। कल मेरा जो एम्फेसाइज होगा वो गैसियस स्टेट पर होगा। कल का दिन हम गैसियस स्टेट पर अपनी सारी क्लासेस को लेंगे। वहां पर हम लोग गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैस एनालिसिस, इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे। उन पर थ्योरी जो भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देंगे, सवालों पे ज्यादा ध्यान देंगे, और आज की तरह लास्ट में कंक्लूड करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तो इसको बहुत जरूरी से ध्यान रखिएगा। जो हमारी कल की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर पूरा गैसियस एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं विथ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस बीच आप सभी मेरे जो भी सवाल हैं, आज की जो क्लासेस है, उनको रिवाइज करते रहिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में हमने समझाया है। तो मिलते हैं कल नए दिन, नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।